हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर ग्रुप। मेरा नाम है प्रसून दुबे एंड आई एम द फैकल्टी हियर फॉर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट एंड फ्रॉम लास्ट 5 to 6 years आई एम टीचिंग फॉर यूजीसी नेट, इसरो, डीआरडीओ, गेट एंड अदर स्टेट एंड नेशनल लेवल एग्जामिनेशन फॉर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। सो आज के सेशन में हम लोग मेजर जो डिस्कशन लेके आए हैं, ये डिस्कशन है ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें किन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो जो बच्चे गेट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑलरेडी और उनका एग्जाम अभी 10th फरवरी को आने वाला है, ठीक है, तो दे विल बी इन द रिवीजन मोड। ओके, तो दे विल बी अ कंप्लीट रिवीजन मोड। लेकिन क्या होता है, हम जब रिवीजन कर रहे होते हैं तो रिवीजन के टाइम ये प्रॉब्लम होती है कि किस टॉपिक को हम फोकस ज्यादा करें, किस टॉपिक को हम एक क्विक रिकैप लेके आगे बढ़े। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, यू डोंट हैव टू गेट पीएचडी इन दिस सब्जेक्ट। ओके, सो पीएचडी नहीं करना है हमको इस सब्जेक्ट में, लेकिन हमें उन टॉपिक्स को ज्यादा फोकस करके रखना है जिन टॉपिक्स के ऊपर प्रीवियसली ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज के सेशन में हम लोग वही सब डिस्कस करेंगे कि कैसे हम किन किन टॉपिक्स को ज्यादा फोकस करें, क्या फॉर्मूलाज हैं जिसको हम रिमेम्बर रखें। ठीक है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कितना भी समझ में आ जाए सब्जेक्ट, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे, जब सिस्टम आपके सामने होगा, तो उस टाइम आप फॉर्मूलाज से लैक करते हो। ठीक है, तो फॉर्मूलाज भूल जाते हो। ठीक है, तो आपको वो सारे फॉर्मूलाज क्या होंगे, एक क्विक नोट्स बना के रखने हैं, और वो नोट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। कीप ऑन रिविजिंग दैट दोस फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो बिफोर आई स्टार्ट, let me tell you that our batch for GATE 2025 is already started, is already started and और हम एक दो बैच और बनाएंगे गेट के लिए। तो जो अभी आने वाले टाइम में बैच फिर से स्टार्ट होगा, नया बैच बनेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के लिए गेट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो दिस इज द राइट टाइम टू पिक अप द सिलेबस एंड गो थ्रू द सिलेबस। एंड सिलेबस आप कंप्लीट करो, उसके बाद मॉक टेस्ट, उसके बाद टेस्ट, रेगुलर वीकली टेस्ट, ये सब चीजें आप अटेंड करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है। ठीक है, तो हमेशा यहाँ पे क्या करना है, हमको सिलेबस को थॉरली पढ़ना है, उसके बाद फिर हमें टेस्ट, वीकली टेस्ट जो कंडक्ट करेंगे हमारे यहाँ, उनको हमें अप्रोच करना है, उसके बाद मॉक टेस्ट अटेंड करना है, उसके बाद हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी पूरा एनालिसिस करना है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं, दे कैन ज्वाइन द गेट 2025 बैच एंड द लिंक विल बी मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहला क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो आपको सबसे पहला ये कंसेप्ट हमेशा क्लियर रखना है कि हमें क्या पढ़ना है थ्योरी सेक्शन का और क्या न्यूमेरिकल सेक्शन इसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, और टॉपिक्स के कंक्लूजन। ठीक है, तो एग्जाम क्या डिमांड करता है, गेट एग्जाम डिमांड करता है कि आपको उसकी नॉलेज हो, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओ, इसलिए आपको थ्योरी का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद उसके बेस पे अगर न्यूमेरिकल आता है, तो न्यूमेरिकल अगर आपका थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, तो यू कैन गो फॉर द न्यूमेरिकल। ओके, नेक्स्ट, कंक्लूजन मीन्स रिजल्ट ऑफ ईच टॉपिक। ठीक है, रिजल्ट ऑफ ईच टॉपिक। एंड नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट कंपैरिजन। ठीक है, तो टॉपिक्स के बीच में कंपैरिजन। अगर एक टॉपिक है हमारे पास और उस टॉपिक के अंदर हमारे पास क्या है, मल्टीपल सब टॉपिक्स है। ठीक है, मल्टीपल सब टॉपिक्स है, तो उन टॉपिक्स के बीच का कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए। कंपैरिजन, तो सब टॉपिक के बीच का आपको कंपैरिजन पता होना चाहिए कि क्या बेटर होगा, क्या बेकार होगा, क्या सही होगा, किस किस अप्रोच से जाएं तो हमारा एफिशिएंसी बढ़ेगा, किस अप्रोच से जाएं तो एफिशिएंसी घटेगा, कौन सा बेस्ट है, कौन सा वर्स्ट केस होगा सिनेरियो। तो ये सब कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में
सबसे पहला जो मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इज द टाइप ऑफ ओएस, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहले इंट्रोडक्शन अगर आप कर रहे हो ओएस का, तो इंट्रोडक्शन में हमें क्या देखना है, सबसे पहला ओएस का फंक्शनिंग, ठीक है, ओएस का ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ओएस का ऑब्जेक्टिव देखो कि ऑब्जेक्टिव क्या है ओएस का। तो रिसोर्स मैनेजमेंट है, ठीक है, रिसोर्स मैनेजमेंट, कोई भी तरह का रिसोर्स हो उसको मैनेज करना, तो वो क्या है हमारा ओएस का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओएस पे। तो टाइप्स ऑफ ओएस पे 1 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो टाइप के ओएस पे 1 मार्क के क्वेश्चन, तो ये टाइप क्या हो सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड, जैसे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जैसे कि बैश ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक है, जैसे कि मल्टी प्रोग्रामिंग हो गया, ठीक है, जैसे कि मल्टी प्रोसेसर हो गया, ठीक है। इन सब से काफी बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हुए हैं 1 मार्क के, ठीक है। तो ये सेक्शन आपको किस पे फोकस करना है ज्यादा, आपको थ्योरी सेक्शन पे, ठीक है। इन सेक्शन में थ्योरी के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछता भी है तो इस सेक्शन से आपको थ्योरी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। बात करते हैं अगले टॉपिक के। अगला टॉपिक हमारा क्या है, प्रोसेस कॉन्सेप्ट। ना प्रोसेस कॉन्सेप्ट का क्या काम है, तो सबसे पहला ये सेक्शन मैं आपको बता दूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस सेक्शन में हमारे पास क्या होता है, ये सेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। प्रोसेस कॉन्सेप्ट में हमें क्या देखना है, प्रोसेस कॉन्सेप्ट में हमें देखना है कि प्रोसेस का इंट्रोडक्शन, उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर, एंड आफ्टर दैट यू नीड टू सी द प्रोसेस कम्युनिकेशन, ठीक है, सिस्टम से किस तरह से प्रोसेस कम्युनिकेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बाद क्या हो सकता है, इसकी फंक्शनैलिटी, फंक्शनैलिटी, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोसेस कैसे क्रिएट होता है, प्रोसेस कैसे टर्मिनेट होता है, उसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने आते हैं। तो ये किस किस पार्ट में है, दीज आर 1 मार्क क्वेश्चन ऑफ थ्योरी, ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन ऑफ थ्योरी। आफ्टर दैट प्रोसेस कॉन्सेप्ट होने के बाद हमारे पास क्या होता है, प्रोसेस में और क्या हमें पढ़ना है, तो प्रोसेस के अंदर हमें पढ़ना होता है डायरेक्टली प्रोसेस शेड्यूलिंग, ओके। तो प्रोसेस कॉन्सेप्ट के अंदर प्रोसेस शेड्यूलिंग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपने ओएस में कुछ भी नहीं पढ़ा है, ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ भी नहीं पढ़ा है, और ये सब्जेक्ट आपका लास्ट होता है, सब सपोज करो आपके पास टाइम नहीं है पूरा सब्जेक्ट पढ़ने का, तो आप क्या पढ़ सकते हो, ये इजी टॉपिक है प्रोसेस शेड्यूलिंग, जिसमें आप अलग अलग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स देखोगे, ठीक है। तो चाहे वो एफसीएफएस हो, चाहे वो आरआर हो, एफसीएफएस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, चाहे वो राउंड रॉबिन हो, चाहे वो एसजेएफ हो, एसआरटीएफ हो, हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, उसके बाद लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, और भी आते हैं लाइक प्रायोरिटी आता है, और हमारे पास क्या आता है, प्रायोरिटी में दो पार्ट हो सकते हैं, एक हो सकता है प्रिमिटिव और दूसरा क्या हो सकता है, नॉन प्रिमिटिव। बात करें इन सब प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव स्ट्रक्चर पे, तो एफसीएफएस क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव। तो आरआर क्या होता है, हमेशा प्रिमिटिव स्ट्रक्चर होता है। एसजेएफ जो होता है वो हमारा नॉन प्रिमिटिव है, और एसआरटीएफ क्या होता है, प्रिमिटिव होता है। ये दोनों भी हमारे क्या होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में ऑकर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है, और इसके बेस पे काफी ज्यादा पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे, ठीक है। तो हम पीवाईक्यू सेशन भी कंडक्ट करेंगे। तो along with that first understand the what are the important things you need to study, so these are the important concept। तो हार्डली आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे। ये कॉन्सेप्ट आप एक बार रिविजन करके ही जाना, ठीक है। ये हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रोसेस कॉन्सेप्ट में आपको इंपॉर्टेंट है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट हमारा क्या है, सिस्टम कॉल्स, ठीक है। सिस्टम कॉल्स हमारा क्या है, सिस्टम कॉल्स के अंदर अगर हम बात करें तो सिस्टम कॉल्स में हमारा क्या होता है, बेसिकली पीवाईक्यू अगर आप देखोगे तो आपको 3 सिस्टम कॉल काफी ज्यादा होते हैं। पहला होता है फॉग सिस्टम कॉल, दूसरा है एक्सक्यूट सिस्टम कॉल,
और तीसरा है क्या, एग्जिट। ओके, नाउ अंडरस्टैंड करना, सिस्टम कॉल को हमें क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड मतलब क्या है, फॉक मतलब क्या है, अगर किसी प्रोसेस को क्रिएट करना है अपना चाइल्ड प्रोसेस, तो बेसिकली पेरेंट क्रिएट करता है और कंकरेंटली पेरेंट भी एग्जीक्यूट होता है और एक चाइल्ड क्रिएट करता है। So creation of a process is known as fork and replacement of a process is known as execute. Next, exit क्या होता है, termination of the process. My dear student, यहाँ पे सिस्टम कॉल के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी हम ये तीन चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो फॉक के आपको न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है हमारा क्या, फॉक सिस्टम कॉल का न्यूमेरिकल, ठीक है। न्यूमेरिकल मतलब कैसा होगा, ये एक सी कोडिंग होगा, सी बेस्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है, सी बेस्ड क्वेश्चन। और इस सी बेस्ड क्वेश्चन में आपको प्रोग्राम दिया होगा और दे यूज द फॉक सिस्टम कॉल। ओके, they will use the fork system call and they will ask how many number of child process has been created in this or how many times the fork has been executed। यहाँ पे हो सकता है आपको एक फॉर लूप दे दे और फॉर लूप देने के साथ साथ आपको बताए, पूछे कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टाइम्स फॉक एग्जीक्यूट हुआ। तो जितनी बार फॉक एग्जीक्यूट होगा उतनी बार चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होंगे। और मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस कैसे क्रिएट हो सकते हैं, तो फॉक सिस्टम कॉल हमें क्या दे सकता है, एक बार कॉल करोगे तो जितनी बार कॉल होता है उतना देता है, तो 2 to the power n, तो जितनी बार कॉल हुआ उतना। और नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस अगर हम देखना हो तो वो हम लेते हैं 2 to the power n - 1। ओके, सो दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिस्टम कॉल्स में अगर आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट फॉग सिस्टम कॉल आप जरूर पढ़ के जाओ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर क्या पढ़ना है, बात करें इसके अंदर थ्योरी की, ठीक है, तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कि टर्मिनेशन ऑफ अ प्रोसेस, दिस एग्जिट सिस्टम कॉल, टर्मिनेशन ऑफ प्रोसेस, टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन का हमें क्या पूछता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, मतलब अगर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है तो क्या वो दूसरे प्रोसेस को अफेक्ट कर सकता है, क्या वो प्रोसेस के अंदर दूसरे प्रोसेस से डेटा या कोड सेगमेंट या स्टैक के डेटा स्टैक को ले सकता है या शेयर कर सकता है। तो इन सब रीजनिंग क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो ये सब हमें क्या देंगे, ये सब हमें 1 मार्क्स का अपॉर्चुनिटी देंगे कि 1 मार्क्स क्वेश्चन आपका यहाँ से कहीं नहीं गया है। बात करते हैं थ्रेड्स एंड कॉन्सेप्ट्स एंड लेवल इन थ्रेड्स, ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन। तो थ्रेड्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है, ठीक है। तो थ्रेड क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ अ प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस का क्या होता है, बेसिक यूनिट होता है। जैसा कि हम जानते हैं प्रोसेस क्या होता है, इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन, एनी प्रोग्राम विच इज एग्जीक्यूटिंग कन्वर्ट इनटू अ प्रोसेस, एंड प्रोसेस का बेसिक यूनिट क्या होता है, दैट इज व्हाट, थ्रेड्स, ठीक है। नेक्स्ट, थ्रेड का बेसिक कंसिडरेशन, ठीक है, बेसिक स्टेटमेंट, स्ट्रक्चर, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या लाई करते हैं वो आपको स्ट्रक्चर एक बार देखना है उसका, ठीक है, लाइक कोड, स्टैक, डेटा सेगमेंट। तो आपके अंदर इसके अंदर क्या लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स क्या क्या होती हैं और क्या थ्रेड्स आपस में शेयर कर सकते हैं, ठीक है, दो थ्रेड आपस में क्या शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, बात करते हैं इसके अंदर लेवल्स की, ठीक है। तो लेवल्स ऑफ थ्रेड में क्या होता है, लेवल्स ऑफ थ्रेड में हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास दो तरह के लेवल्स आते हैं, एक होता है यूजर लेवल थ्रेड, यूजर लेवल थ्रेड्स, दूसरा होता है कर्नल लेवल थ्रेड। नाउ if if these two are there, okay, so what do you mean by user level threads and kernel level threads? तो ये दोनों के बीच का रिलेशनशिप आपको डिफाइन करना होगा। तो अगर हम बात करें पीवाईक्यू की, अगर आप पीवाईक्यू देखोगे तो पीवाईक्यू में आपको इन दोनों के रिलेशनशिप के बीच बेस पे काफी क्वेश्चन पूछता है। प्लस थ्रेड्स यहाँ पे क्या हो सकते हैं, अलग अलग मॉडलिंग में हो सकते हैं। हो सकता है थ्रेड की मॉडलिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्रेड हो सकता है सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस हो, एक प्रोसेस हो जहाँ पे सिर्फ एक सिंगल थ्रेड है, और एक प्रोसेस हो सकता है जहाँ पे मल्टी थ्रेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड ऑपरेट कर रहे हैं। जब मल्टीपल आते हैं तो इन थ्रेड्स के बीच का रिलेशनशिप डिफाइन करना होता है, तो वो थ्रेड का रिलेशनशिप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट, सिंगल थ्रेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो कैसे वर्क कर रहा होगा। नेक्स्ट, यूजर लेवल थ्रेड्स में थ्रेड्स क्या शेयर कर सकते हैं डेटा या नहीं कर सकते हैं, इनके बेस पे क्वेश्चन।
कर्नल लेवल थ्रेड्स में थ्रेड्स क्या शेयर करते हैं और क्या नहीं शेयर कर सकते हैं, इनके बीच का रिलेशनशिप, इस बेस पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अगर हम हमारे पास थोड़ा टाइम और एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट के बाद अगर आपके पास खाली टाइम बचता है, तो आप इसको हाफ एन आवर में कंप्लीट कर सकते हो। हाफ एन आवर 45 मिनट्स में आप इसको इजीली कवर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। तो मैंने जैसे बताया ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो इसके अंदर मैंने बताया FCFS, RR, LJF, SRTF, ठीक है, SJF, प्रायोरिटी, ये सब हमारे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं क्योंकि प्रोसेस से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये मैंने अभी लास्ट स्लाइड में आपको बताया था। ठीक है, तो इन सब टॉपिक्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम सिलेबस में क्या होते हैं, खो जाते हैं। ठीक है, तो सिलेबस को हमें किस तरह से अप्रोच करना है, किन टॉपिक्स को ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन क्या है हमारा, डेडलॉक। ओके, सो डेडलॉक में कैसे प्रिपेयर करें डेडलॉक को। ठीक है, क्वेश्चन है डेडलॉक को हम कैसे प्रिपेयर करें। तो डेडलॉक रेगुलरली पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं होता। ठीक है, डेडलॉक्स में ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डेडलॉक जो है वो हमेशा पूछने वाला क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आपको क्या पढ़ना है, बैंकर्स एल्गोरिथम। ठीक है, तो बैंकर्स एल्गोरिथम के अंदर हमारे पास प्रॉब्लम्स आते हैं, इसके न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम आते हैं। नेक्स्ट, रिसोर्स एलोकेशन एल्गोरिथम। तो आरए रिसोर्स एल्गोरिथम ग्राफ, आरए ग्राफ के क्वेश्चंस पढ़ने हैं आपको। आरए ग्राफ में भी हमारे पास सिंगल इंस्टेंसेस के क्वेश्चन और मल्टीपल इंस्टेंसेस के क्वेश्चन, मल्टीपल इंस्टेंसेस के क्वेश्चन। तो ये हमें सिंगल इंस्टेंसेस के क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है, नेक्स्ट मल्टीपल इंस्टेंसेस के क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है, तो ये आपको टेक्निक बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो ज्यादा बैंकर्स एल्गोरिथम पे पूछे हुए हैं और आरए ग्राफ पे पूछे हुए हैं। ये दो सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अगर हम प्रीवियस पीवाईक्यू लाइक 2010 से पहले के कॉन्सेप्ट, पहले के पीवाईक्यूज पे जाएं, तो उसके पहले पीवाईक्यूज जो पूछे हैं डेडलॉक के ऊपर, ठीक है, वो कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, देयर विल बी एक्स नंबर ऑफ रिसोर्सेज, देयर विल बी वाई नंबर ऑफ processes. So X resources will be there and Y processes will be there. तो रिसोर्सेज को प्रोसेस में डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से करें कि डेडलॉक हमारा ना ऑकर हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको करीब 8 से 10 क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू के मिल जाएंगे देखने को। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन। तो डेडलॉक से हमारा इतना ही सेक्शन है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों इंपॉर्टेंट मैं नहीं कह रहा हूँ, ऑब्वियसली अगर क्वेश्चन आता है तो आएगा सिर्फ बैंकर्स एल्गोरिथम में, एंड इट विल हार्डली टेक, आई थिंक बैंकर्स एल्गोरिथम अगर आप पढ़ने जाओगे तो इट विल हार्डली टेक हाफ एन आवर। ओके, हाफ एन आवर बैंकर एल्गोरिथम और रिसोर्स एलोकेशन एल्गोरिथम, तो ये मस्ट एंड शुड पढ़ने वाला टॉपिक है इस चैप्टर से, डेडलॉक से। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट हमारा क्या आता है, आईपीसी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन। ओके, सो आईपीसी में हमें क्या पढ़ना है, आईपीसी का थियरी कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ठीक है, थियरी कॉन्सेप्ट में हमारे पास क्या है कि एक, अगर हमारे पास दो प्रोसेस हैं P1 और P2, तो प्रोसेस कैसा हो सकता है, या तो प्रोसेस क्या हो सकता है, कॉन्कर, या तो इंडिपेंडेंट हो सकता है, या तो प्रोसेस कैसा हो सकता है, इंडिपेंडेंट हो सकता है, या तो डिपेंडेंट हो सकता है, या तो इसको कह सकते हैं डिपेंडेंट। और दो प्रोसेस जब हैं तो इनके बीच में क्या होगा, कॉमन शेयर मीडियम होगा। तो शेयर मीडियम को वो कैसे एग्जीक्यूट करते हैं और किस तरह से मैसेज पासिंग करते हैं, तो ये किस पे बेस्ड है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन पे। तो हाउ दे कम्युनिकेट विथ ईच अदर, ओके, विद द हेल्प ऑफ कर्नल और विदाउट द हेल्प ऑफ कर्नल। ओके, सो ये बेस्ड क्वेश्चन आपको आईपीसी के अंदर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपको थ्योरी है तो इसका हमें थ्योरी सेक्शन पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट, सिंक्रोनाइजेशन में हम क्या देखेंगे, यस, सिंक्रोनाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पहले किसको कहा, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स को, उसके बाद मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किसको बोला, सिंक्रोनाइजेशन को। तो सिंक्रोनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बहुत ही ज्यादा पीवाईक्यू पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो सबसे पहले क्रिटिकल सेक्शन इसमें
क्या होता है क्रिटिकल सेक्शन, इसका प्रोसेस। तो क्रिटिकल सेक्शन सेटिस्फाई करने के लिए इसको क्या होना चाहिए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए, उसके बाद हमारा बाउंडेड वेटिंग होना चाहिए, और क्या होना चाहिए इसके लिए, प्रोग्रेस होना चाहिए। तो तीन चीज को सेटिस्फाई करेगा तो क्रिटिकल सेक्शन में है। क्रिटिकल सेक्शन बेसिकली वो सेक्शन होता है कोड सेगमेंट जहां पे हम कोई अगर प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है तो नो अदर प्रोसेस इज अलाउड टू execute in that critical section. Okay, so there will be a code section. This is a code section, critical section. ठीक है, और इस सेक्शन में ये क्या कर रहा होगा, अपने फंक्शंस को अपडेट कर रहा होगा, वेरिएबल्स को चेंज कर रहा होगा। तो ये क्रिटिकल सेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल सेक्शन के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है, प्लस इसकी कंडीशंस। ठीक है, अगर बात करूं यहाँ पे प्रीवियस डेडलॉक्स की भी, तो डेडलॉक्स में भी हमारे पास क्या आती है, कंडीशन आती है, कंडीशंस आती है। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, कुछ कंडीशंस होती है, तो तीन चार कंडीशंस के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है, तो डेडलॉक कैसे ऑकर करता है, तो ऑन दैट कंडीशंस आल्सो इट हैज आस्क्ड 1 मार्क क्वेश्चन इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन। तो ये हमें बेसिक थ्योरी याद रखनी है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द सिंक्रोनाइजेशन के अंदर और क्या पढ़ना है, तो सबसे पहला क्रिटिकल सेक्शन का सोल्यूशन। ठीक है, तो क्रिटिकल सेक्शन का सोल्यूशन क्या हो सकता है, क्रिटिकल सेक्शन का सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो ये हो सकता है हार्डवेयर सोल्यूशन एंड एक हो सकता है सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। ठीक है, हार्डवेयर सोल्यूशन एंड एक हो सकता है हमारे पास सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। ठीक है, तो इसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ सोल्यूशन आते हैं हमारे पास, जैसे कि अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हो सकता है, पीटरसन सोल्यूशन हो सकता है, पीटरसन सोल्यूशन। ये हमें देखना है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो पढ़ना है इसके अंदर पीटरसन सोल्यूशन, उसके बाद टेस्ट एंड सेट लॉ। ठीक है, दिस इज वन ऑफ आल्सो अप्रोच ऑफ सॉल्विंग द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। ओके, बात करें सेमाफोर्स की, तो सेमाफोर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या है, हाउ टू ऑपरेट ऑन वेट, वेट एंड सिग्नल। ठीक है, तो वेट एंड सिग्नल में कैसे हम ऑपरेट करें, तो वेट हमारा क्या करता है, ऑलवेज इट डिक्रीमेंट द वैल्यू। ओके, एंड सिग्नल हमारा क्या करता है, इट इज गोइंग टू इंक्रीमेंट द वैल्यू। तो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के ही ऊपर, इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट के ऊपर पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारा सेमाफोर कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हर प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, तो सलूशन हमें देखना है, हर प्रॉब्लम का कंक्लूजन क्या है। ठीक है, कंक्लूजन की बात करें तो हर प्रॉब्लम का कंक्लूजन क्या है, क्या सलूशन निकल के आ रहा है, चाहे वो पीटरसन सोल्यूशन हम दे रहे हैं तो पीटरसन सोल्यूशन में कैसा सोल्यूशन हम दे रहे हैं, उसका कंक्लूजन हमें पता होना चाहिए। टेस्ट एंड सेट लॉग दे रहे हैं तो यहाँ पे किन वेरिएबल्स को यूज किया गया, उनकी उन वेरिएबल्स का क्या मीनिंग है। ठीक है, उन वेरिएबल्स को कैसे यूज किया गया है, तो ये सब कंक्लूजन होते हैं। तो ये सब कंक्लूजन हमारे पास होना चाहिए हर प्रॉब्लम। बात करें, कुछ क्लासिकल सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम है इसके अंदर, क्लासिकल सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम है। तो क्लासिकल सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला आता है रीडर्स राइटर, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है हमारे पास प्रोड्यूसर कंज्यूमर। ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारा क्या, डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये तीन सेक्शन आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो इसको दो अप्रोच से सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले क्या है, हम मॉनिटर से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो व्हाट इज मॉनिटर हियर, तो मॉनिटर इज आल्सो अ प्रोसीजरल सॉल्यूशन। मॉनिटर क्या होता है हमारा, जैसे सेमाफोर एक हमारा वे होता है सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम को सोल्यूशन देने के लिए, वैसे ही हमारे पास मॉनिटर जो होता है वो क्या होता है, सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, किसको, क्लासिकल प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो मॉनिटर से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और यूजिंग द सेमाफोर हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो रीडर राइटर प्रॉब्लम और प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम एंड डायनेमिक फिलोसफर प्रॉब्लम, इसका डेफिनेशन, सी कोड इम्प्लीमेंटेशन और साथ ही साथ इसका सोल्यूशन का कंक्लूजन। ठीक है, आप सोल्यूशन देते हो तो सोल्यूशन में क्या मिला, ठीक है, तो उसका कंक्लूजन। तो ऐसे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसके। ठीक है, ऐसे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। हो सकता है कि अगर हम वहां पे सी कोड लिखे हो, ठीक है, उसमें सी कोड अगर हो, सपोज करो हम पीटरसन सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, पीटरसन सोल्यूशन में
हमारे पास हमने जो वेरिएबल्स लिखे हैं उनको किस मॉड्यूल में क्या सेट किया गया है उसके बेस पे क्वेश्चन पूछते, ठीक है। तो पीटरसन सोल्यूशन का हमारा क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डाइनिंग फिलोसफर का हमने कैसे सोल्यूशन दिया वहां पे। तो डाइनिंग फिलोसफर हमारा बेसिकली क्या होता है, देयर इज अ टेबल एंड 5 philosophers आर सिटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड देयर विल बी अ चॉपस्टिक, ओके। सो हु विल पिक इन विच मैनर सो दैट कि हमारा सिंक्रोनाइजेशन होता रहे इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला सीपीयू शेड्यूलिंग, प्रोसेस का कॉन्सेप्ट, थ्रेड्स का थ्योरी एंड देन सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करें मेमोरी मैनेजमेंट में, तो मेमोरी मैनेजमेंट में बात है, इट इज अ वेरी लेंदी टॉपिक, ठीक है। हम कह सकते हैं इट इज अ वेरी लेंदी टॉपिक। तो बहुत सारे स्टूडेंट मेमोरी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा लेंदी है इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर हमें क्या फोकस करना है, वी हैव टू फोकस ऑन एड्रेस बाइंडिंग। तो हाउ एड्रेस विल जनरेट, ओके, फ्रॉम सीपीयू, इफ सीपीयू is generating the logical address. So there can be question on logical, how the CPU is generating logical address and how we can convert from logical address to logical address space. Okay. Similarly, logical address plus what we take with the help of memory management unit, and then we can generate the physical address. Okay. So physical address to conversion from the physical address space. So this is a numerical based problem. So this is one of the numerical based problem. So यहाँ पे एड्रेस बाइंडिंग हमें देखना है, स्टैटिक लोडिंग क्या होता है, डायनेमिक लोडिंग क्या होता है, इसके थ्योरी पार्ट, इसका जस्ट आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट चाहिए, थ्योरी कॉन्सेप्ट। तो इसके अंदर और क्या चीजें हिडन हो सकती हैं, ठीक है, और किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। तो इसके अंदर आपको पूछ सकता है कंपाइल टाइम क्या होता है, कंपाइल टाइम क्या होता है। दूसरा आपको क्या पूछ सकता है, लोड टाइम पे क्वेश्चन पूछ सकता है, लोड टाइम क्या होता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, ठीक है, कंपाइल टाइम, लोड टाइम के ऊपर। नेक्स्ट आते हैं कॉन्सेप्ट एंड प्रॉब्लम्स ऑन बेस्ट फिट, फर्स्ट फिट, वर्स्ट फिट एंड नेक्स्ट फिट, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी सेक्शन है, ठीक है, मैं कह सकता हूँ ये बहुत ही इजी सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे हम प्लेसमेंट जब करते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, तो किस सेक्शन को किस तरीके से कहाँ पे प्लेस किया जाए। लाइक इफ वी हैव द प्लेसमेंट इन द मेन मेमोरी, सो हम किस तरह से बेस्ट फिट क्या परफॉर्म करता है, तो बेस्ट फिट क्या है, जहां पे हमारे पास एक्चुअल में सबसे छोटा लेफ्ट ओवर होल मिले। मतलब प्रोसेस का साइज अगर 20K है, यहाँ पे पेज का साइज हमारे पास, ये ब्लॉक का साइज कितना है हमारा, 20K है, ठीक है। और प्रोसेस का साइज अगर हमारे पास क्या है, 18K है, और हमारे पास ये दो ब्लॉक फ्री हैं, ठीक है। तो इन दोनों ब्लॉक में वो कौन से ब्लॉक को प्लेस करेगा, तो जिसके पास सबसे कम लेफ्ट ओवर होल हो उसकी जगह प्लेस करेगा। तो 18K ऑब्वियसली विल बी प्लेस्ड हियर इन द 20K। सो इस टाइप के क्वेश्चन बेस्ट फिट में आते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट फिट क्या होता है, फर्स्ट फिट हमारे पास अगर पहला ब्लॉक जो भी फ्री मिल गया उसको हम वहीं प्लेस कर देंगे, दैट इज द फर्स्ट फिट प्रॉब्लम। तो इसी तरह वर्स्ट फिट क्या होता है, सबसे बड़ा स्पेस, लाइक अगर 80K अगर स्पेस है तो वहां पे प्लेस करेंगे उस प्रोसेस को, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट फिट होता है, तो नेक्स्ट ब्लॉक जो भी फ्री है वहां हम प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे वेरियस टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, ये प्रोसेस आते हैं, एंड दिस इज वेरी वेरी इजी, ठीक है। अगर लक अच्छा रहा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई बार 5 से 6 बार क्वेश्चन ये पूछ चुका है, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट एंड नेक्स्ट फिट पे, ठीक है। तो ये बिलीव करोगे ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। तो 2 मार्क्स हमारे कहीं नहीं गए अगर हम इसको प्रिपेयर करें। इट हार्डली टेक्स हाफ एन आवर, हार्डली हार्डली टेक्स हाफ एन आवर टू स्टडी, ओके। सो नेक्स्ट पेजिंग कॉन्सेप्ट में, पेजिंग में अगर हम इंटरेस्ट हैं तो इट इज अ नॉन कंटिग्यूअस एलोकेशन, इट इज अ नॉन कंटिग्यूअस एलोकेशन। नॉन कंटिग्यूअस एलोकेशन के अंदर हमें क्या पढ़ना है, तो पेजिंग कॉन्सेप्ट। तो पेजिंग कॉन्सेप्ट हमें क्या देता है, तो कैसे हम पेजिंग कॉन्सेप्ट में पेज टेबल का यूज करते हैं, ठीक है। और पेजिंग कॉन्सेप्ट हमारा पेज का एक स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, जिसमें हमें क्या मिलता है, ये सेक्शन हमें देता है पेज ऑफसेट, पेज ऑफसेट, एंड दिस सेक्शन विल गिव द पेज number. So what is this page offset? It is the displacement within the page. So इसको कई बार हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको P से। तो ये ओवरऑल जो हमने स्ट्रक्चर यहाँ डिफाइन किया है, ये पेजिंग के अंदर कैसे जनरेट होता है, ठीक है।
तो ये जनरेशन हमें पता होना चाहिए, प्लस इसके न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल कैसे? हाउ टू कैलकुलेट दिस पेज नंबर, हाउ टू कैलकुलेट दिस पेज ऑफसेट। ओके, so in this paging we have a page table entry. Okay, so there will be a section called as, अगर ये हमारा पेज टेबल है, अगर मैं कहूँ यहाँ पे हमारा क्या है, पेज टेबल है, तो पेज टेबल फ्रेम नंबर और पेज की एंट्रीज को स्टोर करता है। सो दिस इज आवर पेज टेबल एंड ये हमारा क्या हो सकता है, एंट्रीज को कंटेंट करता है। तो जितने भी जैसे मान लो फ्रेम 2 है, तो यहाँ पे फ्रेम 2 हमारा कहाँ पॉइंट कर रहा है, यहाँ पॉइंट कर रहा है, तो उसके अंदर डेटा 2 प्रेजेंट है। तो लाइक दैट, तो zeroth page is placed into the second frame, like that. So page table contains the entries of the page. ठीक है, अब इसके बेस पे हमारे पास क्या आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, तो पेज फॉल्ट के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसको और फास्ट करने के लिए हमने क्या किया, टीएलबी को इम्प्लीमेंट किया। तो नेक्स्ट स्टेज पे अगर आप जाओगे तो उसके कौन से प्रॉब्लम होते हैं, टीएलबी के प्रॉब्लम, दैट इज ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। ठीक है, तो ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर के हमारे पास क्या मिलते हैं, न्यूमेरिकल्स मिलते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है इनको। ये दो टॉपिक जो है आपके न्यूमेरिकल सेक्शन के, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पेज टेबल हो गया और पेज फॉल्ट कितना ऑकर हो रहा है, और टीएलबी के प्रॉब्लम्स, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो टीएलबी अगर है, टीएलबी में तो पेज फॉल्ट अगर ऑकर हो रहा है, अगर यहाँ पे हमारा पेज फॉल्ट ऑकर हो रहा है, तो पेज फॉल्ट ऑकर होने के बाद टीएलबी में कितना टाइम लगा, मेमोरी एक्सेस कितनी बार हुआ। ठीक है, तो उसके बेस पे हमारा पास फॉर्मूला होता है, तो उसको हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, उस टाइप के बेसिस के प्रॉब्लम को आपको ज्यादा फोकस करना है। तो दिस सेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस सेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आउट ऑफ ऑल दीज टू सेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इट विल हार्डली टेक 1 hour, इट विल हार्डली टेक 1 to 2 hour डेफिनेटली। सो अगर हम बात करें अभी तक, तो आप अगर 8 से 10 घंटे भी लगा लेते हो, 8 से 10 घंटे भी अगर एक दिन देते हो, एक फिक्स्ड अप्रोच के साथ 8 से 10 घंटे गैप करके देते हो, लाइक अगर 4 घंटे आप एक बार बैठ गए पढ़ने के लिए, उसके बाद फिर 5 घंटे एक बार बैठ गए, तो और 1 घंटे का रिवीजन आपने कर लिया, तो डेफिनेटली यू विल कवर ऑल द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, बात करें फाइल स्ट्रक्चर, फाइल स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या बनते हैं यहाँ पे, थ्योरी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन, बात करें आई नोट की, आई नोट के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल हो सकते हैं। नेक्स्ट, एलोकेशन टेक्निक्स, तो यस, एलोकेशन टेक्निक्स में कॉन्टिगियस एलोकेशन, नेक्स्ट इंडेक्स एलोकेशन, लिंक्ड एलोकेशन। So these three allocations are very important according to the theory perspective. ठीक है, theory के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, तो it can be of 1 marks और 2 marks। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही अगर आप देखोगे, पीवाईक्यू क्वेश्चन देखोगे और एक बार थॉरली आप उसको रीड कर लो, इन सब टॉपिक्स को आप रीड कर लो, तो यू विल गेट कॉन्फिडेंस दैट आई नो द कॉन्सेप्ट। ओके, सो मूविंग ऑन टू द लास्ट सेक्शन। ओके, सो लास्ट सेक्शन बहुत ही ज्यादा इजी भी कह सकते हैं और बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट वाला सेक्शन हमारा भी इंपॉर्टेंट है, इट इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो यहाँ पे अगर सबसे इजी बात करें, तो इजी किसका होगा, डिस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स को। ठीक है, डिस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हमारे पास क्या देता है, इसमें कई तरह के हमारे पास एल्गोरिदम निकल के आते हैं, जैसे लुक, सी लुक। ठीक है, तो ये हमारे एल्गोरिदम्स बहुत ही ईजी होते हैं, और एलिवेटर एल्गोरिदम। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एल्गोरिदम्स होते हैं और ये बहुत इजी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी हैं। इट जस्ट टेक द ग्राफ एंड लाइक दैट इट इज गोइंग टू गिव द प्रोसेस। ठीक है, तो प्रोसेस को देगा, और कौन सा रिक्वेस्ट पहले सर्विस हुआ उसके बेस पे क्वेश्चन होता है। तो अगर एफसीएफएस की बात करें, तो एफसीएफएस में क्या होता है, जो रिक्वेस्ट पहले आएगा तो वो रिक्वेस्ट पहले सर्च होगा। ठीक है, तो जो रिक्वेस्ट पहले आ रहा है उसको सर्व करेगा। एसजीएफ की बात करें तो जो सबसे नियरेस्ट होगा उसको सर्व करेगा, लाइक दैट लुक एंड सी लुक। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, इनके बीच में आपको एनालिसिस, मैंने हमेशा कहा है, एनालिसिस करना है। ठीक है, एनालिसिस मतलब क्या हुआ,
इन सब के बीच का रिलेशन, इन सब के बीच का रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशन हमें ध्यान से रखना है कि इन सब के बीच में क्या रिलेशन ऑकर हो रहा है, ठीक है। रिलेशन और कंक्लूजन, relation and conclusion. Okay. Next, this problem. Yes, disk structure and this problem. It is important as perspective of COA also, COA plus OS. ठीक है। तो ये दोनों सेक्शन आप मिला सकते हो, ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, ठीक है। तो अगर आप इसको पढ़ रहे हो, ठीक है, तो यू विल गेट द कॉन्सेप्ट इन द कोआ ऑल्सो, तो इट इज रिलेटेड टू दैट। तो यहाँ पे आप क्या पढ़ोगे, रोटेशंस की प्रॉब्लम, ठीक है। ये डिस्क प्रॉब्लम्स के अंदर डिस्क का सबसे पहली बात डिस्क का स्ट्रक्चर, तो सबसे बाहर प्लेटर, उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, ये सरफेस, उसके बाद हम कहाँ से क्या सीक्वेंस होता है हमारा, तो प्लेटर, प्लेटर से सरफेस, देन सरफेस से हम कहाँ आते हैं, ट्रैक पे, देन ट्रैक से हम कहाँ जाते हैं, सेक्टर पे, और सेक्टर पे हमारा क्या प्रेजेंट होता है, बाइट। मतलब टोटल अगर एक सेक्टर की बात करें तो हमारे पास कितना आता है, 512 बाइट का डेटा स्टोर होता है, ठीक है। तो 512 बाइट, तो ये इसके बेस पे हमारे पास क्वेश्चन पूछता है, एंड देयर इज अ हेड। ओके, सो हेड विल बी मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड इट विल द इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो कितना टाइम लगा उसको जाने में। तो रोटेशन में क्या पूछ सकता है, एवरेज रोटेशन, एवरेज लेटेंसी पूछ सकता है, ठीक है। तो रोटेशन का मतलब क्या हुआ, डिस्क कितना, किस स्पीड से रोटेट हुआ, ठीक है, रोटेट हुआ तो सो दैट कि इट कैन रीच द डिजायर्ड सेक्टर। ओके, दूसरा इसके अंदर क्या पूछ सकता है, सीक टाइम, एक्सेस टाइम, address calculation. Okay, so one concept will be on address calculation also. So 000 like अगर हम बात करें तो इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे पी वाई क्यूज में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कौन सा सरफेस है, ओके, सो कौन सा प्लेटर है, उसके बाद हमारे पास कौन सा सरफेस है और कौन सा हमारे पास सेक्टर है। तो ये हमें एड्रेस के रूप में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है पहले, ठीक है। तो एड्रेस कैलकुलेशन बेस्ड न्यूमेरिकल होंगे आपके पास, फ्रीक्वेंसी, ओके, कितने हर्ट से गीगा हर्ट से वो चल रहा है, कितना टाइम लगेगा उसको, फ्रीक्वेंसी और टाइम रिलेटेड, टाइम रिलेटेड, और ट्रांसफर रेट मतलब कितना होता है कि डिस्क से हमारे पास एक मेन मेमोरी में या सीपीयू तक जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है, और वाइस वर्सा केस। ओके, सो दिस सेक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके, और सबसे इजी अगर पार्ट बोलो इसमें तो सबसे इजी पार्ट हमारा कौन सा होता है, डिस्क स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो इसके अंदर एल्गोरिदम डेफिनेटली ये कैरी करेगा 2 मार्क्स, डेफिनेटली ये कैरी करेगा 2 मार्क्स। ये 2 मार्क्स क्या कैरी करता है, तो इसके अंदर कहता है या तो रीजनेबल क्वेश्चन होगा, इन सब के बीच का कंपैरिजन, या तो उसके बीच, या तो किस पे क्वेश्चन होगा, डायरेक्टली प्रॉब्लम पे होगा, ठीक है। तो इन एल्गोरिदम्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो बाय द स्टूडेंट, दीज आर द पॉइंट्स यू नीड टू स्टडी इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये क्विक रिकैप है आपके लिए कि अगर आप रिवीजन भी कर रहे हो तो रिवीजन में आपको इन सब प्रॉब्लम्स पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है, रेदर देन गोइंग फॉर कंप्लीट सिलेबस। ओके, सो आपने अगर नोट्स बनाया है तो अपने नोट्स से आप क्या करो, इन सब टॉपिक्स को ज्यादा फोकस करो, ठीक है। और अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आपका कहीं नहीं गया है, कितना नंबर नहीं गया है, तो इस बार का एनालिसिस कहता है कि 8 से 10 मार्क्स का ओएस पूछ सकता है, ठीक है। सो ओएस अगर 8 से 10 मार्क्स का है और अगर 15 आपने एप्टीट्यूड में लिया है, ठीक है, 15 का एप्टीट्यूड है आपको, और अदर कोई भी 3 से 4 सब्जेक्ट आपने क्रैक कर लिया है, ठीक है, ऑलरेडी आपके प्रिपेयर हैं, ठीक है, तो आप इजीली क्वालिफाई कर जाओगे, कट ऑफ से आप इजीली क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें मानता हूं कि कुछ प्रॉब्लम आपको सिंक्रोनाइजेशन में आ सकती है, समझने में टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको बहुत इजी सब्जेक्ट लगेगा ये, ठीक है। तो दिस इज आवर एनालिसिस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो वी हैव डन द एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और नेक्स्ट सेशन में मैं आपके लिए कुछ पीवाईक्यूज लेके आऊंगा। सो इन दैट पीवाईक्यूज वी विल गो कंप्लीट रिवीजन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, वी विल सॉल्व सो मेनी वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, कुछ वेराइटीज के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कुछ टॉपिक्स के रिवीजन करेंगे, ठीक है, कुछ टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपने फॉर्मूलाज वगैरह लिख रखे हैं, कॉन्सेप्ट आपके ऑलरेडी हैं, नोट्स आपके पास, तो इन पे ज्यादा फोकस करना है। मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ से प्रॉब्लम पूछ सकता है, कहाँ से थ्योरी पूछ सकता है, ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट,
if anybody, any student wants any more information about this, so they can post in the comment section. एंड अगर आपको ज्यादा क्वेरी है, अगर आपको सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारे इंजीनियर्स करियर ग्रुप इंस्टीट्यूट आ सकते हो, या आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे जो कि मेंशन होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां कॉल करके क्वेरी कर सकते हो। ठीक है, तो वी विल प्रोवाइड यू एनी सोल्यूशन, एनी टाइप ऑफ सोल्यूशन रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ओके, सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं सेशन में। सो आई डेफिनेटली सी यू विद द नेक्स्ट सेशन, विद द PYQ सेशन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ पे हम सारे PYQs को सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट फर्दर वीडियोस में हम आपको बताते रहेंगे किन किन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो टेंथ बिफोर टेंथ एग्जाम यू नीड टू फोकस ऑन द कंसर्न एरियाज ओनली, डोंट स्टडी द न्यू टॉपिक्स। ओके, न्यू टॉपिक्स को पढ़ना क्या होगा, एक तरह से थ्रेट होगा। ठीक है, तो जो आपके ऑलरेडी सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम को आपने कंप्लीट कर लिया है, उनमें क्या क्या एरियाज पे फोकस करना है वो आप देख लो। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, अगर आपके सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर हो गए हैं, तो 8 से 10 घंटे का टाइम आप निकालो, एक दिन निकालो, एक दिन का टाइम में 8 से 10 घंटे, और उस 8 से 10 घंटे में आप पूरा का पूरा OS कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, so thank you so much guys, thank you so much for watching this. If you like the video, just like it, and we are here to help you in any way. Just consult with the team. Okay, so thank you so much.